हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर कंटिन्यू मैम के द्वारा ही लिया जाता था, बट उनकी हेल्थ इश्यू होने की वजह से, उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ दिनों से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे ही मैम की तबीयत यहाँ पे सही होगी, मैम कंटिन्यू इस लेक्चर को उनके द्वारा ही लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करें। तो आज हम थोड़ा जल्दी भी करने की कोशिश करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कमेंट सेक्शन के अंदर कहा गया था कि आप इस डिस्कशन लेक्चर को बेसिकली 1 आवर के आसपास डिस्कस करते हो, तो उनके लिए हो सकता है कि उनको थोड़ा जल्दी रीड करने की आदत हो, इस वजह से। बट मैं कोशिश करूँगा कि आज हम न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको थोड़ा जल्दी से कर सकें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे प्रीवियस क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था, बट आपने किसी ने भी आंसर उसका दिया नहीं अच्छे से, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। आपको जब भी इस तरीके के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके बारे में एक बार गूगल किया कीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर से आप गूगल से देख के भी अगर आप लिखते हो, अगर आप नेट से भी देख के अगर आप लिखोगे तो हो सकता है कि आपको याद रह जाए। हो सकता है कि एग्ज़ाम में उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। इसी तरीके का ये एक प्रोसीजर है, आपको कंटिन्यू जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं। तो हमने बेसिकली आपसे पूछा था कि यूनेस्को का जो क्रिटिकल जो हमारे यहाँ पे क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है, यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है, उसके अंदर इंडिया की कौन कौन सी सिटीज़ हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली स्टूडेंट्स, इंडिया की यहाँ पे 6 सिटीज़ हैं जो लेटेस्ट सिटीज़ जिसने यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ है। अब आप नाम देखिए इसका कि ऐसी सिटी जहाँ पे क्रिएटिविटी देखने के लिए मिले, क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग में कोई भी एक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिले, तो उन सिटीज़ को बेसिकली इसके अंदर ऐड किया जाता है। 2004 के समय में यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ का ये जो नेटवर्क है, क्रिएटिव सिटीज़ का जो ये नेटवर्क है वो स्टार्ट किया गया था। इंडिया की टोटल 6 सिटी हैं। अब ये 6 सिटी कौन कौन सी भी हैं उनके बारे में आप देखिए। मुंबई नाम की जो सिटी है वो बेसिकली फ़िल्म इंडस्ट्री की वजह से इसके अंदर ऐड किया गया है, तो फिल्म्स की वजह से इसको ऐड किया गया। चेन्नई है, हैदराबाद है, चेन्नई बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री की वजह से, म्यूजिक की वजह से इसको ऐड किया गया है। और म्यूजिक की वजह से ही जो वाराणसी नाम की जो सिटी है, जो बनारस है, जिसको वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी यहाँ पे म्यूजिक की वजह से ही ऐड हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट, जयपुर है जो क्राफ्ट की वजह से जिसको ऐड किया गया है। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी है, हैदराबाद को यहाँ पे जो ऐड किया गया है वो ऐड किया गया है गैस्ट्रोनॉमी की वजह से। जयपुर और श्रीनगर को जो ऐड किया गया है वो ऐड किया गया है क्राफ्ट की वजह से। जयपुर एंड श्रीनगर को जो ऐड किया गया है वो है क्राफ्ट की वजह से। अब 6 सिटीज़ को एक बार फिर से देखते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है 2004 के समय में यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया। मुंबई है, मुंबई किस नाम से है? फिल्म सिटी की वजह से। हैदराबाद की अगर हम बात करें, हैदराबाद है गैस्ट्रोनॉमी की वजह से। वाराणसी है एंड यहाँ पे है चेन्नई है, वाराणसी है, ये किसकी वजह से है स्टूडेंट्स? म्यूजिक की वजह से। जयपुर है एंड श्रीनगर है, ये किसकी वजह से हैं? बेसिकली क्राफ्ट की वजह से। तो गैस्ट्रोनॉमी है, फिल्म है एंड म्यूजिक एंड क्राफ्ट की वजह से हमारे यहाँ पे जो 6 सिटी हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ के इस नेटवर्क के अंदर उनको ऐड किया गया है। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी हमारी सिटीज़ भी हैं जो बेसिकली क्रिएटिव सिटी का पार्ट ना होते हुए यूनेस्को का जो हेरिटेज सिटी का जो स्टेटस है वो उनको दिया गया है। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। कल हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया था, कल के न्यूज़पेपर के डिस्कशन के अंदर में। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी सिटी हैं जिनको यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज सिटी का जो स्टेटस है वो दिया गया है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ थी। न्यूज़ के अंदर बताया गया था कि QR कोड है जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो लगाया गया है उसकी वजह से फास्ट रजिस्ट्रेशन के अंदर हेल्प मिली है।
और इसकी वजह से हॉस्पिटल की जो लाइन है जिसके अंदर लोग खड़े होकर अपना जो रजिस्ट्रेशन किया करते थे उसको यहाँ पे उसका जो प्रोसीजर है वो स्पीडी होने में इससे मदद हुई पाई है। अब ये कौन से स्कीम के थ्रू ये जो QR कोड है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में ही इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हमारी एक स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसका काम है डिजिटलाइजेशन को यहाँ पे प्रमोट करना, और ये हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इनको इम्प्लीमेंट किया गया है, रोल आउट किया गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिसे पहले नेशनल हेल्थ एजेंसी के रूप से जाना जाता था, बाद में इसका जो रीनेम किया गया है, इसको कम्प्लीटली एक कॉरपोरेट बॉडी के रूप में, और इम्प्लीमेंटेशन में मोर अकाउंटेबिलिटी को ये कर सके, मोर अकाउंटेबल वे में यहाँ पे जो भी स्कीम है उनको रोल आउट कर सके, तो इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के रूप में क्रिएट किया गया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है वो चलाया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलाया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एम क्या है? यहाँ पे हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना इसका मेन एम है। जब हमारे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के 3rd ईयर कंप्लीट हुए थे, 3 साल की एनिवर्सरी कंप्लीट हुई, तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसे लॉन्च किया गया, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो हमने हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी स्टूडेंट्स? 2017 के समय में 2.5% जो जीडीपी का है, 2.5% जो जीडीपी का है वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा हेल्थ सेक्टर के अंदर। ये गवर्नमेंट का एक यहाँ पे मैंडेट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर में। और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी के, अगर आप उनको बारे में भी आप डिटेल में प्रिपेयर कर सकते हो कि हमको हमारा जो MMR है वो कितना लेके आना है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो है वो कितना लेके आना है, ये भी कुछ टारगेट हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के। तो उसी के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू हमने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है उसे स्टार्ट किया। उसी के अंडर में हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है जिसके अंदर डिजिटलाइजेशन ऑफ जो हमारे हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी के अंडर में ये जो QR कोड हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं। QR कोड से आप स्कैन कीजिए, आपका जो हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ सेक्टर में जो रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको डॉक्टर को दिखाना है या OPD के लिए विजिट करना है, तो आप उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो होने में हेल्प करेगा। इसके थ्रू आप अपना हेल्थ के जो डाटाज हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हो मोबाइल के थ्रू में। तो क्योंकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के थ्रू हेल्थ ID आपको देखने के लिए मिलेगी, HID जिसको बोलते हैं, हेल्थ की जो ID है वो आपको बनाई जाएगी। आपका यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के जो लिए जो प्रोफेशनल हैं उनकी रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी, क्या क्या आपको फैसिलिटी मिली हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, क्या क्या फैसिलिटी हैं उसकी भी जो रजिस्ट्री है वो क्रिएट की जाएगी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर में। बट स्टूडेंट्स, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न क्या हैं? हमारे यहाँ पे एक तो राइट टू प्राइवेसी है जो हमें KS पुट्टास्वामी केस के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू प्राइवेसी का जो जजमेंट है वो डिलीवर किया गया था। फिर हमारे यहाँ पे कोई भी डाटा प्रोटेक्शन के जो लॉ हैं वो नहीं हैं, स्टिल इम्प्लीमेंट कोई भी लॉ नहीं किए गए हैं, तो वो एक हमारे यहाँ पे कंसर्न है। BN श्री कृष्णा कमेटी के द्वारा डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो कमेटी है उसके द्वारा डाटा प्रोटेक्शन को सजेस्ट किया गया है कि हमारे जो डाटा प्रोटेक्शन के जो लॉ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश की गई है, बट अभी तक डाटा प्रोटेक्शन के जो लॉ हैं वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये QR कोड से रिलेटेड थी, डाटा प्रोटेक्शन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट के अंदर बताया गया है कि जनवरी मंथ के अंदर जो GST का जो रेवेन्यू यहाँ पे कलेक्ट हुआ है वो बेसिकली उसका जो रिकॉर्ड है वो देखने के लिए मिला है। सेकंड हाईएस्ट जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो GST के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये GST है क्या। सबसे पहले तो आपको GST के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम अगर GST की बात करें स्टूडेंट्स, GST बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। हमारे जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसका एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। स्टूडेंट्स याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स का ही सबसे बड़ा रिफॉर्म है। काफ़ी बार आपको स्टेटमेंट में डायरेक्ट टैक्स लिख के दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स को वहाँ पे क्लिक करोगे और आपका जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको लाया गया था।
एक्साइज टैक्स, हमारा जो एक्साइज टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स जो होता है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है, वैट का ना जो कॉन्सेप्ट है, वैट पहले हुआ करता था, टीवी के ऊपर इसके एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी आया करते थे। तो वैट है, एक्साइज टैक्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, लग्जरी टैक्स है। इन 4 टैक्सों को यहाँ पे सब्स्यूम करते हुए जीएसटी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। जीएसटी के थ्रू आपको जो 4 स्लैब हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, 4 स्लैब आपको देखने के लिए मिलती हैं। जीएसटी के इस रिफॉर्म में अंडर द आर्टिकल 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल है वो बनाई गई है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रेजेंटली में, जो निर्मला सीतारमन जी हैं, वो इसको हेड करती हैं जीएसटी काउंसिल को। जीएसटी काउंसिल्स के अंदर आपको स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली जीएसटी के बारे में कुछ था, तो उसका जो रिकॉर्ड जो कलेक्शन है वो देखने के लिए मिला है जनवरी के मंथ के अंदर में। तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, जीएसटी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक्ट पता होना चाहिए, बिल कहीं नहीं बताने, क्योंकि बिल डिफरेंट है, 122 बिल है, बट अमेंडमेंट एक्ट है वो डिफरेंट है जीएसटी का। ये स्टूडेंट्स बेसिकली छत्तीसगढ़ की न्याय स्कीम के बारे में बताया गया था। ये जनरल इलेक्शन जब 2019 के जनरल इलेक्शन हुए थे, तो उस समय भी कांग्रेस के द्वारा अपने मैनिफेस्टो के अंदर न्याय स्कीम है उसे लगाया गया, उसे प्रमोट किया गया था कि हमारे द्वारा जो न्याय नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया जाएगा। फिर जो कांग्रेस के जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंदर में न्याय स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया जहाँ पे उनकी सरकार है। जैसे आप देखिए कि छत्तीसगढ़ ने न्याय स्कीम है उसे इम्प्लीमेंट किया है। इसके अंदर 10,000 के आसपास जो फार्मर्स को दिए जाते हैं। अभी प्रेजेंट समय में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फार्मर्स को जो मनी पे किया जाता है वो है 6K, जिसमें 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट हैं। इसमें 2,500 की 4 इंस्टॉलमेंट हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर फार्मर्स को दी जाती हैं। एग्रीकल्चर असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है, पैडी है, मेज है, शुगर केन है, इन क्रॉप्स के लिए। इसके अलावा न्याय के अंदर ही इनके द्वारा गोधन न्याय नाम की एक स्कीम है वो भी लॉन्च की गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर। लास्ट ईयर जब हरेरी फेस्टिवल का जो समय था, हरेरी एक फेस्टिवल है जो छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है। हरेरी फेस्टिवल को आप इस वजह से भी याद रख सकते हो कि आपको जो श्रावण का जो मंथ होता है, हमारे यहाँ पे जुलाई अगस्त का जो समय होता है, उस समय में जो हिंदुइज्म के कैलेंडर के अकॉर्डिंग श्रावण का जो मंथ है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी के अंदर आपको देखिए बारिश की वजह से सब ग्रीन ग्रीन देखने के लिए मिलता है। तो हरेरी फेस्टिवल को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। हरेरी फेस्टिवल श्रावण के मंथ के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा जो एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको वर्शिप की जाती है, उनकी प्रार्थना पूजा की जाती है। तो उसके समय में गोधन ही न्याय नाम की जो स्कीम है वो भी लॉन्च की गई थी। क्या हमें स्टेट्स की स्कीम भी याद करनी चाहिए? स्टेट्स की स्कीम याद करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपको बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स है वो, जैसे आप देखें कि न्याय बंधु नाम की एक स्कीम है, ऐसी आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक स्कीम रयात बंधु नाम से ऐसे कोई स्कीम हुआ करती थी जो फर्टिलाइजर से रिलेटेड हुआ करती थी। तो ये जो स्कीम्स हैं ये बेसिकली आप अपने मेंस के आंसर में या ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब भी आप न्यूज़पेपर को जब रीड करो तो कभी भी इस तरीके से मत रीड कीजिए कि हमको तो बस न्यूज़ को देख लिया। आप प्रीलिम्स, मेंस एंड एज वेल एज द इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज गेन करनी है और इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो जल्दी ही आपकी जो सक्सेस के जो चांसेज हैं वो सही रहेंगे। आप जल्दी ही सक्सेस हो सकते हो एग्ज़ाम के इस पैटर्न के अंदर से। तो ये न्याय स्कीम के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट होने पे जो रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में ये जो एडिटोरियल काफ़ी डिटेल के अंदर बताया गया है। इसके अंदर में बेसिकली अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। जो वेस्टर्न पावर हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन को सप्लाई की जाएगी इक्विपमेंट्स की, उनको वेपन्स हैं वो सप्लाई किए जाएंगे। तो इसको देखते ही रसिया ने यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर कहा है कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी उसको हमारे द्वारा नहीं साइन किया जाएगा। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जिसके थ्रू जो आर्म्स की जो रेस है, जो हथियार बनाने की जो रेस है, उसको यहाँ पे रोका जा सके। आप देखिए स्टूडेंट, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को रीड करोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री को जब आप रीड करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1896 का जो समय है या 1900 के आसपास का जो समय है, 1900 के आसपास का समय है,
इस समय से ही जर्मनी के द्वारा जो हथियार बनाने के लिए जो यहाँ पे एक रेस है वो स्टार्ट हुई थी, वेपन्स बनाने की एक रेस है वो स्टार्ट हुई, और उसी के उपलक्ष्य में हमको देखने, उसी का जो आउटकम है उसके रूप में हमको वर्ल्ड वॉर 1 है वो देखने के लिए मिला। फिर वर्ल्ड वॉर 1 की जो ट्रीटी होती है उसमें जर्मनी को इस तरीके से ट्रीट किया गया कि उसको द्वारा जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो हमको देखने के लिए मिला। तो ये आर्म्स की जो रेस है, जो वेपन्स की जो रेस है वो डेंजरस हो सकती है। उसी के लिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, उसके अंदर सोर्ट ट्रीटी भी आई थी एक, फिर दोबारा से न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जिसको साइन किया जाएगा। ये रसिया और जो यूएसए है उसके बीच में देखने के लिए मिलती है, जिसका मेन मोटिव ये है कि जो आर्म्स की जो रेस है, जो हथियार बनाने की जो रेस है उसको रिड्यूस किया जा सके और उसको कम से कम यूज करें। स्टूडेंट्स, इस अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट जो रशिया और यूक्रेन के अंदर जो वॉर का जो समय है उसके अंदर किसका क्या डोमिनेशन है उसकी अगर हम देखने की कोशिश करें, रशिया के द्वारा अटैक किया गया। अटैक के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ हैं वो कैप्चर किए गए यूक्रेन के, बट एक समय ऐसा भी आया था कि 22% जो यूक्रेन है उसको कैप्चर कर लिया था रशिया के द्वारा, बट प्रेजेंट समय में जो 17% जो यूक्रेन का जो एरिया है वो ही ओनली कैप्चर है। बट समहाउ इस वॉर का एक मोटिव आपको देखने के लिए मिला होगा कि रशिया ने जो क्रीमिया है उसको अनेक्स किया था 2014 के समय में, और उसके बाद में इसको G8 से जो ग्रुप हुआ करता था उससे रशिया को निकाल दिया गया था। तो क्रीमिया को जाने के लिए जो रास्ता है, क्रीमिया को जाने के लिए जो रास्ता है उसको रशिया ने बेसिकली कैप्चर कर रखा है। तो हो सकता है कि रशिया का मेन मोटिव इस वॉर के बिहाइंड में यही हो कि हमको जो क्रीमिया की जो एक्सेसिबिलिटी है, क्योंकि क्रीमिया मेन एक ट्रेड सेंटर के रूप में उभरा है रशिया का जो ट्रेड है, क्योंकि रशिया के जो दूसरे रीजन्स हैं वो विंटर के समय में वहाँ पे जो बर्फ़ की वजह से ट्रेड नहीं हो सकता, तो रशिया के लिए जो ट्रेड के लिए एक फीजिएबल वे है ये। तो वहाँ पे जो क्रीमिया के जाने के लिए जो रास्ता है उसको बेसिकली अभी भी वो रशिया के लिए कैप्चर है, वो लैंड रूट रशिया के कैप्चर के अंदर है। तो ये इसका आउटकम है, 1 साल इसके कंप्लीट हुए हैं, इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। जो ईस्टर्न जो एरिया है, ईस्टर्न एरिया बेसिकली जो रशिया के पास बॉर्डर के पास में गिरता है, उन कंट्रीज़ के साथ में जो उसको नाटो के अंदर ऐड करने से रिगार्डिंग में, नाटो के जो अलाइंस में अंदर जो कंट्री हैं उनके साथ में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, 9 गेस्ट कंट्रीज हैं जो इंडिया ने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं या जो प्रिपरेशन है वो चल रही हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली है। तो इंडिया भी अपनी कुछ गेस्ट कंट्री हैं, कुछ इनवाइटेड कंट्री हैं, उनको इनवाइट करेगा यहाँ पे। G20 जिसके अंदर आपको 19 कंट्रीज प्लस में यूरोपियन यूनियन है वो देखने के लिए मिलता है। G20 की अगर हम बात करें, G20 स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए G20 कोई भी ग्रुप नहीं है, G20 एक फोरम है। अब ये फोरम और ग्रुप के बीच में क्या डिफरेंस होता है? G20 फोरम इस वजह से है कि G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है। अब इंडिया के द्वारा मीटिंग की जाएगी तो 1 साल तक जो यहाँ पे सेक्रेटरीट है इसका, जो G20 का जो सेक्रेटरीट है वो इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एशिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आई 1999 में, 1999-97 के समय में, 97-98 के समय में फाइनेंशियल क्राइसिस की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई। उसके बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो आपका सेंट्रल बैंक होता है, कंट्रीज़ का जो सेंट्रल बैंक है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो सेंट्रल जो बैंक है, जैसे हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा सभी बैंक्स को यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है, बैंक्स का बैंक भी बोलते हैं उसको बेसिकली। तो उनकी यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो विजिट किया करते थे, उनके जो हम सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मीटिंग किया करते थे। पर 2008 के समय में फिर से यहाँ पे क्राइसिस है वो क्रिएट हुई, इकोनॉमी की जो यहाँ पे जो स्लो डाउन की जो सिचुएशन है वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर वो क्रिएट हुई। तो 2008 से G20 की मीटिंग है, एक बेसिकली एक पॉलिटिकल फोरम के रूप में यहाँ पे डेवलप हुई, जिसके अंदर हेड ऑफ स्टेट, हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी हैं, वो इनके अंदर विजिट करना स्टार्ट हुए। स्टूडेंट्स, 2020 की जो UPSC के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसके अंदर G20 के मेंबर कंट्रीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी पूछ लिया गया था। तो आपको इनको इस तरीके से भी प्रिपेयर करना चाहिए। कभी कभी देखने के लिए मिलता है कि G20 तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है, 20 कंट्री हैं, तो क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा? मैक्सिमम इस ऐसे भी लगता है कि ना पूछा जाएगा क्योंकि 20 कंट्रीज हैं। बट आप देखें कि UPSC के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये UPSC के द्वारा कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि इंडिया में जो G20 की जो मीटिंग है वो यहाँ पे होगी, तो इसके अंदर कुछ आपको इंडिया के द्वारा बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है,
ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो इन कंट्रीज़ को बेसिकली इंडिया के द्वारा यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा G20 की मीटिंग के अंदर में। G20 के अंदर इंडिया की मीटिंग होने वाली है, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो लोगो है वो जारी किया गया है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की यहाँ पे बात की है। क्लाइमेट चेंज को डील करने की बात की गई है। एक ही धरती है, एक ही फैमिली है, वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में इंडिया ने यहाँ पे अपने लोगों के अंदर शो करने की कोशिश की गई है। तो ये G20 के बारे में था। 2008 से हेड ऑफ द स्टेट इसके मिलते हैं, उसके बारे में सभी मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होती हैं। इंडिया अपनी जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, उसको शो करने की कोशिश की गई है। हमारे काफ़ी सारे जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे रिनोवेट किया गया है प्रेजेंट समय में, क्योंकि G20 के जो डेलीगेशंस हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे विजिट करेंगे। रिसेंटली न्यूज़पेपर के अंदर आपको एक रूरल जो हमारा टूरिज्म है उसको भी बूस्ट करने से रिलेटेड G20 के डेलीगेशन को विजिट करने की बात की गई थी, क्योंकि जैसे लाडपुर खास नाम का जो विलेज है, जो आपको यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा उसको प्रमोट किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में। तो ऐसे रिसेंटली आपको न्यूज़पेपर के अंदर इसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ है वो भी आपको देखने के लिए मिली थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके द्वारा एक जो इलेक्शन कमीशन के जो पर्सन हैं उनके ऊपर यहाँ पे इम्पोज किया गया है, फाइन लगाया गया है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन के इन पर्सन के द्वारा एक यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट के एक सोल्जर हुआ करते थे, उनको डी वोटर के रूप में रजिस्टर किया गया। डी वोटर क्या होते हैं पहले तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। NRC है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजन है, जो आसाम के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। उसके अंदर यहाँ पे कोई भी पर्सन है अगर वो डाउटफुल होता है, अगर वो पर्सन है वो डाउटफुल है तो उसको यहाँ पे डी वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। पर्सन को अपना फॉरेन ट्रिब्यूनल के अंदर में, जो फॉरेन ट्राइब्यूनल है वहाँ पे अपनी जो वैलिडिटी है, जो वैलिड जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे बताने होंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, वैलिडिटी नहीं है, अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताने होंगे कि मैं यहाँ पे वैलिड सिटीजन हूँ, मैं कोई डाउटफुल सिटीजन नहीं हूँ, मेरे ये यहाँ पे जो बेसिकली एविडेंस हैं या प्रमाण हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से गोरखा जो सोल्जर हैं, एक्स सोल्जर हैं, उनको यहाँ पे डी वोटर के रूप में रजिस्टर किया था। तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर में था। उन्होंने अपने जो उनके जो एविडेंस है वो उन्होंने शो किए यहाँ पे। 97 में उनको डाउटफुल वोटर के रूप में स्टैंड किया गया था। उन्होंने जिस फॉरेन ट्रिब्यूनल जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है उसके अगेंस्ट में अपने जो प्रमाण दिए कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोल ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर जो फाइन है वो इम्पोज किया गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो आप गूगल ज़रूर करना। एक तो आप सिटीजनशिप का जो सेक्शन 6A है उसके बारे में सर्च करना, गूगल करना कि क्या है आसाम अकॉर्ड, क्यों इसको साइन किया गया है, उसके बिहाइंड की जो जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कस करना। सिटीजनशिप के रिसेंट हमारे जो लेने के जो तरीके हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो 5 तरीके हैं, ब्रांड है, बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर ऑफ टेरिटरी है, नेचुरलाइजेशन है एंड डिसेंट के थ्रू आप अपना हमारी जो सिटीजनशिप है कंट्री की वो ले सकते हो। ये 5 तरीके हैं। NRC का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको यहाँ पे रीड करना है। 6A के अंदर बताया गया है कि सिटीजन्स बेसिकली कौन है और कौन नहीं है, जो आसाम अकॉर्ड के अंदर में। और यहाँ पे फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉरेन ट्रिब्यूनल बेसिकली स्टूडेंट्स क्वासी जुडिशियल बॉडी है। 1964 के इन ऑर्डर्स के थ्रू इनको क्रिएट किया गया था। और फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे हाईएस्ट पावर है कि किसी भी एक पर्सन को वो बेसिकली डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो यहाँ पे सिटीजन है या नहीं है। अगर पर्सन को यहाँ पे डाउटफुल वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाता है, जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा डी वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाता है, तो फॉरेन ट्रिब्यूनल को विजिट करेंगे। फॉरेन ट्रिब्यूनल के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। अगर वो यहाँ पे डाउटफुल हैं तो उनको यहाँ पे जो विदेशी हैं, बाहर के माइग्रेंट हैं, तो उनको डिटेंशन सेंटर्स के अंदर सेंड कर दिया जाएगा। फॉरेन ट्रिब्यूनल 1964 के थ्रू बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इनको सेटअप किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सेटअप किया जा सकता है। 2019 में फॉरेन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है वो हमको देखने के लिए मिलता है। 2019 के अमेंडमेंट के अंदर में जो इंडिविजुअल पर्सन है, अगर उसको यहाँ पे डाउटफुल वोटर के रूप में रजिस्टर कर दिया गया है तो वो भी अप्रोच कर सकता है। एज ए इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे अप्रोच कर सकता है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के अंदर में।
फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के अंदर पहले के समय की अगर हम बात करें, अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, ओनली स्टेट को ही पावर हुआ करती थी। स्टेट ही यहाँ पे फॉरेन ट्रिब्यूनल को विजिट करता था और अपनी सिटीजनशिप के लिए उन पर्सनस की जो सिटीजनशिप है उसके बारे में बताया जाता था कि ये पर्सन यहाँ पे डाउटफुल वोटर हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन है वो अप्रोच कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा फॉरेन ट्रिब्यूनल सेटअप किए जाते हैं। इनके अंदर बेसिकली आपको अगर जज बनना है या एडवोकेट बनना है तो 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 35 से कम की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, 35 आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए। तो ऐसा बताया गया है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए सिटीजनशिप लेने के इंडिया में 5 तरीके हैं। सिटीजनशिप बेसिकली आर्टिकल 5 to 11 के बीच में डिफाइन की गई है। आर्टिकल 11 के अंदर बताया गया है कि यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर है सिटीजनशिप को यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो डिसाइड करने के लिए, नए नए जो तरीके हैं जिसके थ्रू सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए पार्लियामेंट को हाईएस्ट पावर है। आर्टिकल 11 के अंदर लिखा गया है स्टूडेंट्स वो। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के जो मेजॉरिटी वाली जो कम्युनिटी है, उसके अलावा जो माइनॉरिटी हैं उनको अलाउ किया गया कि आप इंडिया में आ सकते हो। बांग्लादेश से वैसे भी आपको चकमा और हजोंग नाम की जो 2 कम्युनिटी हैं वो इंडिया के अंदर आई हैं और उनको सिटीजनशिप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रांट की गई हैं। चकमा से बेसिकली आपको बुद्धिस्ट देखने के लिए मिलते हैं। हजोंग की अगर हम बात करें वो आपको हिंदूज हैं, जिनको बेसिकली जो बांग्लादेश के अंदर से यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया था। तो ये कुछ यहाँ पे काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं आपको डिटेल में इनको रीड करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, पोस्ट बजट एक मीटिंग के अंदर हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंडिया का पोटेंशियल है उसके बारे में बताया गया। उन्होंने ग्रीन ग्रोथ के रिगार्डिंग में इस बार हमारा जो बजट है, जो बजट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था स्टूडेंट्स, बजट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस नाम से संबोधित किया गया है, किस नाम से बोला गया है। तो आपको अगर हम बात करें आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112 है, जिसके अंदर इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी 2014-15 में ये क्वेश्चन पूछ चुकी है एक बार। काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे, बट आप प्रिपेयर भी कर रहे हो और आपको नहीं आता है तो इजी होने आपके लिए बनता है या नहीं बनता, तो आपके लिए इजी है या नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। तो हमारे जो इस साल जो बजट पेश किया गया, बजट को बेसिकली 7 यहाँ पे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। उन्हीं 7 सेगमेंट्स में एक सेगमेंट है ग्रीन ग्रोथ का। ग्रीन ग्रोथ के यहाँ पे हमारे ऑनरेबल पीएम के द्वारा 3 पिलर बताए गए हैं कि हमारे एनर्जी को ट्रांसमिशन करने के लिए 3 यहाँ पे पिलर हैं कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत है और कंट्री को गैस बेस इकोनॉमी के रूप में यहाँ पे डेवलप करना है। ये हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा कहा गया। उन्होंने कुछ स्कीम्स के बारे में भी यहाँ पे अपने वेबिनार के अंदर, अपने एड्रेस के अंदर उन्होंने बात की है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की गई है स्टूडेंट्स। इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया का जो टारगेट है E20 कि 20% इथेनॉल है उसको ब्लेंड किया जाएगा, उसको यहाँ पे ऐड किया जाएगा हमारे यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स है यूज किए जाते हैं उनके अंदर में, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से आपको जो हमारा जो एमिशन है वो रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। एमिशन यहाँ पे रिड्यूस होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड है, इन सब जो यहाँ पे हार्मफुल जो गैसेज हैं उनका जो एमिशन है वो रिड्यूस होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से। यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात की है हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा। तो यहाँ उसका जो मेन एम है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, कि हमारे यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। इंडिया को यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में एक हब के रूप में डेवलप करने से रिलेटेड मेन मोटिव है। इसी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2 यहाँ पे सब स्कीम हैं, जिसके अंदर आपको एक देखने के लिए मिलेगी साइट नाम की जो स्कीम है, SIGHT साइट। तो साइट के अंदर बताया गया है स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन प्रोग्राम। अब आप देखिए कि वर्ड देखिए, स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन केस में यहाँ बेसिकली जो ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है हमारे कंट्री को इस मिशन के अंडर में, तो यहाँ पे कुछ इंटरवेंशन करने होंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो यूज़ किए जाएंगे इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर में, उनका बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया यहाँ पे हब बने और यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ग्रीन हाइड्रोजन हब क्रिएट किए जाएंगे। 5 ट्रिलियन यहाँ पे जो टन है वो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन है या रिन्यूएबल एनर्जी है
वो क्रिएट करनी है, जिसके अंदर एडिशनल 125 रिन्यूएबल गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे कुसुम स्कीम के बारे में भी बात की है ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा कि किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं सुरक्षा महाअभियान जो है, सुरक्षा उत्थान महाअभियान है, उसके बारे में बात की है पीएम सर ने। तो स्टूडेंट्स कुसुम स्कीम बेसिकली ये है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा उनका जो बैरन लैंड है वहाँ पे यहाँ पे सोलार प्लेट है वो लगाई जाएं। उस सोलार प्लेट को वो ग्रिड को भी बेच सकते हैं, अपने जो पंप सेट है उनको चला सकते हैं, और ग्रिड बेस्ड सप्लाई भी उनको रिन्यूएबल एनर्जी की जो कुसुम स्कीम है उसके अंडर में देखने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ ग्रीन ग्रोथ सेक्टर के एनर्जी के ट्रांसमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं जो ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा उनके एड्रेस के अंदर की गई। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है राइनो के बारे में। राइनो का जो एस्टिमेशन होता है उसके रिगार्डिंग में कुछ डाटाज का इरेगुलरिटी से रिलेटेड किसी पर्सन के द्वारा यहाँ पे पेटिशन है वो फाइल की गई है, उसी के रिगार्डिंग में ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। राइनोज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। राइनोज का जो वन हॉर्न राइनो इंडिया के अंदर जो मोस्टली पाए जाते हैं, जिन्हें कि इंडियन राइनो के रूप से भी जानते हैं। IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है, वल्नरेबल इनका IUCN स्टेटस है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आसाम की बात की गई है, तो आसाम के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में आसाम के अंदर 7 नेशनल पार्क हैं, जिसके सबसे वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा रायमोना है, मानस है। मानस बेसिकली बाउंड्री शेयर करता है भूटान के साथ में। भूटान की साइड जो एरिया है वहाँ पे जो गिरता है उसको बोलते हैं रॉयल मानस नाम से। ओरांग है, ओरांग नाम का है। नामेरी है, ओरांग है, नामेरी है। काजीरंगा है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपको 70% जो वन हॉर्न राइनो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और दिहिंग पटकाई और डिब्रू सिकोवा नाम के 2 नेशनल पार्क और हैं। तो टोटल 7 नेशनल पार्क हैं जो आसाम के अंदर पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनो के बारे में अगर हम बात करें, काजीरंगा के अंदर इनकी पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। IUCN स्टेटस इनका वल्नरेबल है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है, और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स इनकी पोचिंग हमको देखने के लिए मिलती है वन हॉर्न राइनो की। पोचिंग के बिहाइंड के रीजन ये हैं कि इनका जो हॉर्न है, इनका जो हॉर्न है, जो सींग है, इसको बेसिकली यूज किया जाता है चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर में, जो तांत्रिक विद्या होती है उसके अंदर भी इनको यूज किया जाता है इनका हॉर्न को। तो उस वजह से ये इनका जो पोचिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन राइनो है उसे लॉन्च किया गया। इसके अलावा आपको इंडिया, नेपाल, भूटान, मलेशिया एंड इंडोनेशिया के द्वारा जो 5 राइनो कंट्री हैं उनके द्वारा यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन है उसे लॉन्च किया गया था। राइनोज की पॉपुलेशन इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में है, इनको वो जो बेटर वे में जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड किया जा सके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ ये हमारे यहाँ पे वाटर्स से रिगार्डिंग में है। वाटर्स को जो बेसिकली 2021 के अंदर में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर अमेंडमेंट आया था। और जो इलेक्शन के जो इलेक्टोरल लॉज हैं 2021 के, उनके अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट है वो लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अमेंडमेंट के अंदर बात की गई थी कि आपको आपका जो वोटर ID कार्ड है उसको आधार के साथ में लिंक करवाना है। वो बेसिकली वॉलंटरी वे में रखा गया था, बट आप देखिए कि हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो ऑफिसर्स वर्क करते हैं वो तो आपको पता है कि उसको मैंडेटरी वे में उसको वर्क किया जाता है, उनको वॉलंटरी एंड मैंडेटरी का कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा KS पुट्टास्वामी केस है राइट टू प्राइवेसी का, उसका वायलेशन माना था, क्योंकि हमारे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको आधार के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो वोटर ID के साथ में उसका लिंक के बिहाइंड में एक कंसर्न है वो रेज किया गया था कंटिन्यूस के बारे में। तो ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। हमारे 2021 के समय में आधार को लिंक करवाना था। स्टूडेंट 2018 के अंदर UPSC का प्रीलिम्स के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये था कि आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आपको जो इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको गारंटी करता है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड बेसिकली आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर है, आपका एक यूनिक ID है उसके अंदर में। अगर हम बात करें ये सिटीजनशिप को गारंटी नहीं करता है आधार। आप अपना आधार कार्ड को निकाल के देखिए, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि आधार कार्ड बेसिकली आपकी जो सिटीजनशिप है उसको कोई गारंटी नहीं करता है। आप अभी भी अपना आधार कार्ड है उसको देख सकते हो, उसके अंदर लिखा जाता है इंस्ट्रक्शन के अंदर में बेसिकली। नेक्स्ट, पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज हुई है, इस वजह से ये जो न्यूज़ है आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलती है स्टूडेंट्स।
ये काफ़ी सीरियस एक कंसर्न है लॉ एंड ऑर्डर का। वहाँ पे आप देखिए कि पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर वहाँ पे अटैक किए गए थे, ड्रोन्स के अटैक आपको देखने के लिए मिले हैं। तो ये भी एक सीरियस इशू है कंटिन्यू। ये रिगार्डिंग हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किस तरह से एक स्टेट है वो जो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू वहाँ पे डिक्लाइन हो रही है, वो एक कंसर्न की बात है स्टूडेंट। क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा यूपीएससी का एग्ज़ाम आप क्लियर करके जाओ, पंजाब के अंदर ही आप पुलिस सर्विस के अंदर वहाँ पे पोस्टेड हो, तो किस तरीके से इस तरीके जो स्टेट्स के अंदर जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो एक कंसर्निंग इशू है। अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारे ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पे संगीत नाटक अकेडमी के अंदर जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं। संगीत नाटक अकेडमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। संगीत नाटक अकेडमी है, कथक अकेडमी है, काफ़ी सारी हमारी अकेडमीज हैं जो हमारे यहाँ पे कंपोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करती हैं, दिल्ली के अंदर सिचुएटेड हैं। इजराइल और वेस्ट बैंक, इजराइल के अंदर जो गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, इसके अंदर आपको कंटिन्यू जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इजराइल का मैप आप जाके देखिए, इजराइल का मैप आप जब देखोगे स्टूडेंट्स, तो वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपको जो गाजा स्ट्रिप है वो देखने के लिए मिलेगी। गाजा स्ट्रिप जब आप रीड करोगे तो आपको यहाँ पे एक पैलेस्टीनियन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमास नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। वेस्ट बैंक बेसिकली यहाँ पे सिचुएटेड है। वेस्ट बैंक के बिहाइंड के रीजन ये है कि यहाँ पे रिवर फ्लो करती है, तो रिवर के वेस्टर्न पार्ट का जो रीजन को वेस्ट बैंक बोला जाता है। यहाँ पे आपको गोलन हाइट्स देखने के लिए मिलेगी, यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। ये सीरिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ से सीरिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है इजराइल, तो गोलन हाइट्स है। और यहाँ पे आपको सी ऑफ गैलीलियो है वो भी देखने के लिए मिलता है। और ये सी ऑफ गैलीलियो एक सीरीज आई थी जिसमें जो इजराइल है उसका बेसिकली जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसका यहाँ पे जो वर्क है उसको दिखाया गया था। सीरीज़ का नाम था स्पाई, आई थिंक, मेरे को कम्प्लीटली नाम याद नहीं है, द स्पाई नाम से ऐसे कुछ सीरीज़ का नाम था। तो उसके अंदर ये गैलीलियो जो है उसको दिखाया गया था काफ़ी अच्छे से उसके अंदर, कि किस तरीके से जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है अपने एक पर्सन को यहाँ पे इजराइल से सीरिया के अंदर सेंड करती है, और उसके बाद में वो सीरिया के अंदर काफ़ी अच्छी पोजीशन है उसके ऊपर वो रेज होता है। तो उसके बारे में उसके अंदर बताया गया था। जो जोए बाइडेन है उसके द्वारा इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है, उनको बेसिकली वर्ल्ड बैंक को लीड करने के लिए कहा गया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो हमने कल ही हमने न्यूज़पेपर के डिस्कशन के अंदर देखा था कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक है जो यहाँ पे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद में एग्जिस्टेंस में आए थे 1944 के अंदर में। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के अंडर में, वर्ल्ड बैंक के अंडर में स्टूडेंट्स 5 इंस्टीट्यूशन हैं जो वर्क करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है जो जिसे बेसिकली वर्ल्ड बैंक का मेन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाता है, और वर्ल्ड बैंक का ही ये बेसिकली पुराना नाम भी इसको कहा जाता है। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक के अंदर एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। मल्टीलेटरल गारंटी इंस्टीट्यूशन है, मल्टीलेटरल गारंटी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट का एक सेंटर है। तो ऐसे 5 इंस्टीट्यूशन है जो वर्ल्ड बैंक के अंडर में काम करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर में आता है, तो इसके बारे में आप रीड ज़रूर करना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, तालिबान की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर रूल कर रही है, तो उनके द्वारा पाकिस्तान के साथ में अपनी जो बॉर्डर शेयर करते हैं उनको ओपन किया गया है। 2021 के जो पेपर के अंदर में तालिबान से रिगार्डिंग जो बाउंड्री शेयर करते 2022 का जो पेपर है, पिछला जो प्रीलिम्स का पेपर था, उसके अंदर में अफगानिस्तान की बाउंड्री पूछ ली गई थी कि कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान बेसिकली पाकिस्तान के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ में करता है, चाइना के साथ में करता है, चाइना के साथ में करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ईरान के साथ में करता है। तो ये 3 कंट्री तो इस तरीके से हुए, ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है। पर 3 सेंट्रल एशिया के भी कंट्री हैं जिनके साथ अपनी बाउंड्री है वो शेयर करता है, क्योंकि अफगानिस्तान की अगर हम पोजीशन की बात करें, बिटवीन द क्रॉस रोड्स के बीच में सिचुएटेड है, एक चौराहे के बीच में सिचुएटेड है। साउथ एशिया और जो सेंट्रल एशिया है उसके बीच में, और जो वेस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, वहाँ पे एक बिटवीन द क्रॉस रोड के अंदर इसकी जोग्राफिकल जो पोजीशन है वो आपको देखने के लिए मिलती है। सेंट्रल एशिया के जो 3 और कंट्री हैं जिनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो है तुर्कमेनिस्तान, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तुर्कमेनिस्तान जो बेसिकली कैस्पियन सी के साथ में भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जहाँ से तापी पाइपलाइन आने वाली है।
तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो आप देखिए कि अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो शेयर है तुर्कमेनिस्तान के साथ में। उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान और अहम, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान नाम के 2 कंट्री और हैं जिनके साथ में अफगानिस्तान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली चीता की फोटो है। चीता को लाया गया है साउथ अफ्रीका से। पहले हम जो चीता लेके आए थे वो लेके आए थे नामीबिया से। वर्ल्ड के अंदर पहली बार कॉन्टिनेंटल इस तरीके का जो ट्रांसलोकेशन है वो देखने के लिए मिला है कि इस अफ्रीका से जो चीता हैं वो इंडिया के अंदर लाए गए हैं। चीताज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर जो चीता हैं वो बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके हैं, यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 1952 के अंदर में। 1952 के समय से इंडिया के अंदर जो चीता हैं वो एक्सटिंक्ट हैं। एशियाटिक चीता ओनली पाए जाते हैं ईरान के अंदर में भी, और वहाँ भी उनकी जो संख्या है 40-50 के आसपास है। तो इंडिया ने जो चीता हैं वो लेके आए हैं हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। इनको अफ्रीकन चीता कहा जाता है। यहाँ पे बोमो नाम की जो टेक्निक है वो यूज़ की गई है इनको ट्रांसलोकेट करने के लिए। तो ये टेक्निक कई बार आपसे पूछ ली जाएगी। जैसे 2017 में जो टाइगर्स का जो सेंसस कंडक्ट होता है उसके अंदर एम स्ट्रिप नाम की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती है। तो एम स्ट्रिप को पूछ लिया गया था कि क्या एम स्ट्रिप यूज़ की गई है या नहीं की गई है। 3-4 टेक्नोलॉजीज़ के नाम लिखे और पूछ लिया गया कि टाइगर का एस्टिमेशन के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया गया है। तो बोमा नाम का जो टेक्निक है इसको ट्रांसलोकेट करने के समय यूज किया गया है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें जो ये कंप्लीट प्रोसीजर है ट्रांसलोकेट करने का, जो NTCA के द्वारा कैरी आउट किया गया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे 2006 के अंदर में क्रिएट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करते हुए। एक और इंस्टीट्यूशन है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसके द्वारा यहाँ पे जो एनिमल्स की जो ट्रैफिकिंग है उसको देखा जाता है हमारे कंट्री के अंदर। उसको भी 2005-6 के समय ही अमेंड करते हुए ऐड किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करते हुए। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऐसे 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करते हुए किया गया था इम्प्लीमेंट। चीताज की बात करें, चीता को NTCA के द्वारा ये जो ऑपरेशन है उसी के द्वारा ट्रांसलोकेट किया गया है। इंडिया एशियाटिक चीता का जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जो अफ्रीका के अंदर जो चीता पाए जाते हैं उनका स्टेटस है वल्नरेबल, ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है गौतम भाटिया जी के द्वारा लिखा गया है, एडिटोरियल है हमारा। गौतम भाटिया काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं लीगल सेक्टर में या जुडिशरी के सेक्टर में। इनके द्वारा जो काफ़ी सारे जो एडिटोरियल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनके द्वारा काफ़ी सारी जो बुक हैं वो भी लिखी गई हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक जो बुक है वो उनकी काफ़ी फेमस बुक है गौतम भाटिया सर की। तो अगर हम बात करें गौतम भाटिया के बारे में, तो उन्होंने जो ये एडिटोरियल के अंदर जो लिखा है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, कि एंटी डिफेक्शन लॉ का जो वर्किंग है वो कंटिन्यू आपको कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर बताया गया है कि प्रेजेंट समय में जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एकनाथ शिंदे फैक्शन को जिस तरीके से पार्टी का जो सिंबल है, पार्टी का जो अकाउंट है वो टेक ओवर किया गया है, तो यहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका वर्किंग एक कंसर्न्स है वो रेज करता है। क्योंकि आप देखें कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ को। और जब से ही एंटी डिफेक्शन लॉ आपको देखने के लिए मिलता है कि ये कंटिन्यू एक पिछले 30-40 साल की जर्नी के अंदर एक कन्फ्लिक्ट के रूप में इमर्ज हुआ है। अब आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर यहाँ पे इलेक्ट हुए हो और अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो लगा दिया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप वॉलेंट्री अपनी जो पार्टी है उसकी जो मेंबरशिप है उसको गिव अप करते हो, वोटिंग के लिए आपको कोई यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है उसके अंदर अगर आप एब्सेंट होते हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी के आप मेंबर हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 15 दिन के अंदर अगर आपको पार्टी के द्वारा आपका जो जवाब है वो नहीं दिया गया तो आपको वहाँ पे भी आपको यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लग सकता है अगेंस्ट द एंटी पार्टी एक्टिविटी। अगर आप नॉमिनेटेड मेंबर हो 6 मंथ का आपको समय होता है, उसके बाद में 6 मंथ के बाद में अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन है वो लगा दी जाएगी। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे। एक्सेप्शन ये हैं कि 2/3 अगर आपका मर्जर होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है सपोज कीजिए, उसके अंदर 2/3 मेंबर जाके किसी दूसरी पार्टी के अंदर जाके मर्ज होते हैं
तो उनको बेसिकली यहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये ही आपको बेसिकली ये 2/3 का जो मर्जर है, एक लूप होल है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में, वो आपको हर एक बार हर एक स्टेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नमेंट्स को जो टॉपल डाउन करने के लिए, गवर्नमेंट्स को जो टॉपल करने के लिए जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो प्रेजेंट समय में मर्ज हुई है, उसकी वजह से आपको ये 2/3 का जो मर्जर है वो एक लूप होल है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर अनस्टेबल गवर्नमेंट है, चाहे आप कर्नाटका की बात कर लीजिए, चाहे आप गोवा की बात कर लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, पिछले 2-4 साल के अंदर आपको हर एक स्टेट के अंदर में किस तरीके से इस लूप होल को यूज करते हुए गवर्नमेंट्स को टॉपल डाउन किया गया है, स्टेट्स की गवर्नमेंट को अनस्टेबल किया गया है। स्टूडेंट्स, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, उसके अंदर बेसिकली दिनेश गोस्वामी कमेटी और काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके डिलीवरी के बाद, उनका जो रिकमेंडेशंस के बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया। उसके अंदर बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड बात की गई है। यहाँ पे अगर कोई पर्सन है वो एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर अगर लगा दिया गया है, उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो डिस्क्वालीफाई करने के बाद में उस पर्सन को आप नॉमिनेट मेंबर के रूप में यहाँ पे नॉमिनेट नहीं कर सकते हो। उसको बेसिकली उस पर्पज़ के थ्रू भी आप नॉमिनेट नहीं कर सकते हो कि 6 मंथ के अंदर में ये यहाँ पे इलेक्ट होके आएगा, 6 मंथ के अंदर में इस तरीके से आप नॉमिनेट नहीं कर सकते हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो वहाँ पे लिमिटेशन है वो इम्पोज की गई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसके थ्रू बेसिकली 15% आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए। अगर आपको पता हो स्टूडेंट्स, जो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है दिल्ली के लिए, तो वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली 10% है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया है कि कंटिन्यू ये जो कंट्रोवर्सी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा जो जजमेंट्स हैं, जो लूप होल हैं कानून का, उसका यहाँ पे यूज किया जाता है कोर्ट्स के अंदर में, हर एक गवर्नमेंट के द्वारा, हर एक पार्टीज के द्वारा, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं उनको डिस्टेबलाइज किया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ यहाँ पे जो जजमेंट्स हैं जिसके अंदर कर्नाटका का जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुआ था उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जो जजमेंट डिलीवर किया वो यहाँ पे नबाम रेबिया हैं, उनके जजमेंट को यहाँ पे कोट करते हुए अपना जो जजमेंट है वो डिलीवर किया था कि किसी भी एक पर्सन के अगेंस्ट में अगर ऑलरेडी जो डिस्क्वालिफिकेशन है या नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है, तो ये वो पर्सन यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकता किसी दूसरे पर्सन का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको। तो इसी के थ्रू जो यहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे उनको रिमूव किया गया था, और स्पीकर को बेसिकली यहाँ पे पावर है कि अनलिमिटेड समय के लिए वो यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है। तो कितने भी समय तक वो अपना जो जजमेंट है वो डिलीवर कर सकता है, ये स्पीकर को बेसिकली पावर है। प्रेजेंट समय के कुछ जो जजमेंट है जो आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू देखने के लिए मिलते हैं, तो जेडीएस और कांग्रेस की एक गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसके कुछ लोग जाके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मर्ज हुए, उसके अंदर देखने के लिए मिला। उसके अंदर यहाँ पे जो कोर्ट के अंदर जब केस गया एंटी डिफेक्शन का, तो स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे रमेश नाम के एक पर्सन हुआ करते थे जो स्पीकर हुआ करते थे, उनके द्वारा जजमेंट यहाँ पे डिलीवर किया गया, और जजमेंट के अंदर स्टूडेंट्स बात बोली गई कि ये जो पर्सन है जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, आप आने वाले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जब जजमेंट डिलीवर किया गया तो बताया गया कि कभी भी स्पीकर के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, पर टाइम पीरियड नहीं बता सकता स्पीकर कि आप 6 साल नहीं लड़ोगे या 10 साल सॉरी स्टूडेंट्स, कि 10 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ोगे, या आप नहीं डिसाइड कर सकते। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको गोवा के अंदर देखने के लिए मिला ऐसा ही सिचुएशन कि गोवा के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इमर्ज होती है, उसके नंबर्स आपको 10 से 15 देखने के लिए मिलते हैं, बट उसके सपोज कीजिए 15 एमएलए हैं, तो 12 एमएलए यहाँ पे मर्ज होके यहाँ पे डिसेंट करके दूसरी पार्टी के अंदर वो ज्वाइन कर लिए। यही आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीटली एंटी डिफेक्शन के अंदर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो आपको स्पीकर की देखने के लिए मिलती है, कि स्पीकर के द्वारा जो रूल है वो डिसाइड किया जाता है। तो आपको मैक्सिमम केसेस के अंदर देखने के लिए मिलेगा कि स्पीकर को ही बेसिकली यहाँ पे कैप्चर किया जाता है।
आप देखिए कि बिहार का भी एक केस स्टडी है यहाँ पे रिगार्डिंग में एंटी डिफेक्शन का 2017 के अंदर, जहाँ पे जिस पार्टी के द्वारा यहाँ पे डिफेक्शन किया गया था उन्हीं के द्वारा अपना ही स्पीकर वहाँ पे रखा गया था उस समय में, अलायंस के समय में, और फिर अलायंस को तोड़ते हुए दूसरी पार्टी के साथ में वो मर्ज हुए। तो ये पॉलिटिक्स का गेम है हमारे लिए। तो एंटी डिफेक्शन की जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली एक दूसरा एडिटोरियल है जिसके अंदर बताया गया है कि स्पीकर को यहाँ पे पावर है कि इंडेफिनाइट टाइम के लिए वो इस डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पे पेंडिंग में रख सकता है, उसके बारे में बात की गई है। 90 इसके अंदर आपको किएतो हिलोन नाम का जो केस है उसके बारे में पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन के अंदर, कि जिसके अंदर जुडिशियल रिव्यू है उसकी बात की गई है एंटी डिफेक्शन के बारे में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग में एडिटोरियल थे, 2 एडिटोरियल थे आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल है जिसके अंदर बताया गया है कि इंडिया के द्वारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेक्टर है उसके अंदर जीडीपी का जो रेशियो है उसका 0.7% हम जो पैसा है वो खर्च करते हैं। इसी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर जो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो कम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली कॉरपोरेट सेक्टर को यहाँ पे ब्लेम किया गया है कि कॉरपोरेट सेक्टर्स का जो फंडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये सबसे कम यहाँ पे स्पेंडिंग है इंडिया का, जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनके अगर कंपेयर करें तो ये आपको जो डाटा है वो याद होना चाहिए कि 0.7% पैसा है वो ही हम जो रिसर्च सेक्टर में खर्च करते हैं। रिसर्च सेक्टर में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी लो है, हायर लेवल के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो कंट्री के अंदर नहीं हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जिनके बारे में इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक अभी रिसेंटली जो इंडिया एंड अगर हम बात करें जो सिंगापुर के बीच में जिस तरीके का यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर बात की गई है कि इंडिया का जो यूपीआई है और जो सिंगापुर का जो बेसिकली पे नाउ है उनके द्वारा ये जो एग्रीमेंट है वो हमको देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर बताया गया है कि हमारा जो पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजैक्शन है वो अलाउ किया गया है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल वे में। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो पिछले कुछ समय से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 70% के आसपास जो ट्रांजैक्शन है वो आपको डिजिटल देखने के लिए मिलते हैं। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात की गई है। उसके अंदर बताया गया है कि इंडिया के जो काफ़ी सारे जो पर्सन्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं, अपना पैसा रेमिटेंस के रूप में उनको सेंड करना काफ़ी आसानी होगी और इस वे को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। और भी कंट्रीज़ हैं उसके साथ में ये साइन करना चाहिए। पे नाउ के साथ में आप अपने फ़ोन के साथ में अपने घर पे जो पैसा है वो सेंड कर सको। तो स्टूडेंट्स ये आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन था जिसके अंदर हमने इन सभी न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया। आई थिंक फिर से लेंदी हो गया है न्यूज़पेपर का डिस्कशन, बट स्टूडेंट्स यही मेरा जो रीड कराने का जो तरीका है वो यही है। आप 1-2 दिन और देखिए जब तक मैम की तबीयत ना सही हो, जब तक आप समहाउ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में हम मैम आपको उसी तरीके से रीड कराएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।